400 पार का नारा देने वाली बीजेपी को क्या 200 पार के भी लाले पड़ गए हैं? ये बहुत गंभीर सवाल शिवसेना के सांसद संजय राउत ने उठाए हैं। संजय राउत ने जो बातें बोली है वो केवल कोरी बयानबाजी नहीं है, उसका कैसे एक बड़ा आधार बीजेपी को परेशान कर रहा है, इतना कि उसकी हालत खराब हो गई है। इस वीडियो को आप तफसील से देखेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। दोस्तों, ज्यादा दिन पुरानी बात तो है नहीं, 22 जनवरी याद कीजिए, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के इस इवेंट को, इस समारोह को जिस तरह से बीजेपी आरएसएस ने भव्य बनाने की कोशिश की, पीएम मोदी ने इसमें लंबा चौड़ा भाषण दिया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को यहां पर बुलाया गया। उस दिन तो गोदी मीडिया के एंकरों के हिसाब से मोदी लहर चलनी शुरू हो चुकी थी देश में। गोदी मीडिया के एंकरों की अगर बस चलता तो उसी दिन पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी दिलवा देते। एंकरों के हिसाब से, न्यूज चैनलों के हिसाब से 22 जनवरी का जो विश्लेषण किया गया, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जो विश्लेषण किया गया, उसके हिसाब से देश में अब मंदिर लहर चल रही है, जिसके कंधे पर सवार हो गए मोदी। तो अगर देश में कोई मोदी लहर या मंदिर लहर चल रही है जो सीधे सीधे पीएम मोदी को एक बार फिर से तीसरी बार पीएम बनाने को अग्रसर है, तो फिर बीजेपी इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों है? यह घबराहट केवल बातों की नहीं है, जमीन पर इस घबराहट की दो बड़ी वजह मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन पहले संजय राउत, जी हां, शिवसेना के सांसद संजय राउत का एक बहुत ही विस्फोटक बयान आप सुनिए। दोस्तों, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने जबरदस्त बयानबाजी करते हुए बीजेपी के लिए और पीएम मोदी के लिए कहा है, भाजपा की औकात 400 सीट जीतने की क्या 200 सीट जीतने की भी नहीं है। वे नौटंकी कर रहे हैं। भाजपा को अब भगवान राम भी नहीं बचा सकते। तो जिस राम मंदिर की लहर पर बीजेपी सवार थी, क्या वाकई में बीजेपी को ये बात समझ में आ गई है कि मंदिर बन जाने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद उस मंदिर के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा? क्योंकि हिंदी में एक कहावत है ना, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। जब मंदिर नहीं बना था तो मंदिर के नाम पर वोट मिलना आसान था, लेकिन जब मंदिर बना दिया तो फिर वो मुद्दा क्या खत्म हो गया? ऐसे कई सवाल क्या बीजेपी के आगे भी खड़े हैं कि बीजेपी इतनी जबरदस्त तोड़फोड़ में जुटी हुई है। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष और सत्य हिंदी के संपादक, आप जानते हैं इन्हें, बहुत पॉपुलर चेहरा है अब यूट्यूब में और टीवी का एक लंबा चौड़ा अनुभव है। देश के बड़े पत्रकारों में से बहुत सारी सरकारें इन्होंने अपने सामने बनती, बिगड़ती, आती जाती देखी है। उनका आज का ये ट्वीट देखिए जिसमें वो क्या कहते हैं। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष कह रहे हैं कि पूरी तरह से विपक्ष को खत्म करने की एक जोर आजमाइश देश में शुरू हो गई है। दोस्तों, पत्रकार आशुतोष की बात कहां गलत है? कोई एक राज्य बताइए, किसी भी एक राज्य में जहां बीजेपी को कोई भी एक राजनीतिक दल टक्कर देने वाला है, उस राजनीतिक दल के बड़े नेता या तो उन पर ईडी का शिकंजा कस चुका है, या ईडी के छापों के लिए नोटिस मिल गए हैं, या छापे पड़ गए हैं, या फिर उनकी पार्टियों को ही बीजेपी ने तोड़फोड़ कर दिया। सबसे बड़ा डर बीजेपी को कहां था? महाराष्ट्र में। बीजेपी के समझ में आ गया था कि महाआघाड़ी सरकार, अगर उद्धव ठाकरे की महाआघाड़ी सरकार चल गई तो बीजेपी की हालत खराब हो जाएगी महाराष्ट्र में। तो बीजेपी ने महाराष्ट्र में सबसे पहले खेला किया। पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना तोड़ी, उसके बाद शरद पवार की पार्टी एनसीपी तोड़ी और अब वहां सरकार बना ली। उन लोगों के साथ, उन भ्रष्टाचारियों के साथ सरकार बना ली जिनको अभी कुछ दिन पहले ईडी का समन मिला था, और वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर अपने सारे दाग धोकर बीजेपी सरकार में मंत्री बन गए। लेकिन उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और ऐसा लगा, ऐसा माहौल बनाया गया कि अब मंदिर लहर के कंधे पर सवार मोदी निकल पड़ेंगे 2024 के चुनाव में, और अब उन्हें किसी बात का डर नहीं। लेकिन फिर आ गई बिहार में तोड़फोड़, बड़े उलटफेर की खबर, और नीतीश कुमार ने न जाने क्या हुआ, रातों रात ऐसा पाला बदला कि पूछिए मत। इसके लिए लोग नीतीश कुमार को तो पलटू राम कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि जितने बड़े पलटू राम नीतीश कुमार हैं, उतने ही बड़े पलटू राम तो बीजेपी के नेता भी और खुद बीजेपी आला कमान है, जिनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में थे नीतीश कुमार। तो वो कौन सी चीजें हैं जो बिहार में बीजेपी को इतना परेशान कर रही है? और क्या वाकई में जो संजय राउत ने कहा कि 200 के लाले पड़ जाएंगे बीजेपी को, उसकी दो तस्वीरें मैं आपके सामने रखती हूँ। ये दोस्तों तस्वीरें कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार पहुंच गई है, और जरा आप तस्वीरों में भीड़ देखिए। इतना जबरदस्त हुजूम जब से न्याय यात्रा शुरू हुई है नॉर्थ ईस्ट से, अब बिहार पहुंच गई है। इतना जबरदस्त हुजूम किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिला। देखिए राहुल गांधी की न्याय यात्रा की भीड़, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ आपको एक और जगह की भीड़ जो बीजेपी को परेशान कर रही है।
दोस्तों यहाँ पर गौर इस बात पर किया जाए कि राहुल गांधी की यह यात्रा नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद यहां बिहार पहुंची है। तो ये पुरानी तस्वीरें नहीं है, पलटू राम के पलटी मारने की बात की तस्वीर है। और अब एक और तस्वीर आप देख लीजिए, ये भी बिहार की ही है। और इन दो तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे कि क्यों साहेब की शायद इसी को देखकर नींद उड़ी हुई है। तेजस्वी यादव को ईडी का समन मिला। आज तेजस्वी यादव ईडी के सामने पेश हुए हैं और जिस वक्त वो पेश हुए, अपने घर से निकले, समर्थकों का हुजूम देखिए, कितना जबरदस्त हुजूम है। तेजस्वी यादव के नाम पर नारेबाजी हो रही है। तेजस्वी यादव के समर्थन में जबरदस्त तरीके से भीड़ जमीन पर दिखाई दे रही है। और कुछ ऐसा ही कल भी देखने को मिला था, जब बुजुर्ग लालू यादव की बेटी कह रही थी कि उनके पिता जो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते, बिना सहारे के चल नहीं पाते, उन्हें इतने घंटे रखा गया, ईडी ने पूछताछ में उनको परेशान किया, उनके पिता को कुछ हुआ तो वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, वो किसी को बख्शेंगे नहीं। और कल भी जब ईडी से पूछताछ और ईडी के समन के बाद ईडी दफ्तर से निकले थे लालू यादव, तो जबरदस्त तरीके से कल देर रात भीड़ लालू यादव के समर्थन में भी जमीन पर दिखाई दी, तब जब बिहार में इस वक्त जबरदस्त ठंड पड़ रही है। बिहार में ठंड पड़ रही है, लेकिन सियासी पारा हाई है इन दो तस्वीरों के जरिए। एक तस्वीर लालू यादव, तेजस्वी यादव के आज और कल के ईडी के दफ्तर जाने और आने की भयानक जमीन पर भीड़, और दूसरी तस्वीर राहुल गांधी की न्याय यात्रा की भीड़। दोस्तों, हमारे देश में राजनीति में किसी नेता की लोकप्रियता का पैमाना क्या होता है? भीड़ ही होता है ना। कौन कितनी भीड़ जुटाने में सक्षम है, इसी को लेकर इसी से अंदाजा लगाया जाता है कि कौन कितना बड़ा नेता है। इसीलिए मोदी जी की रैलियों में उत्तर प्रदेश में जब चुनाव थे तो यूपी सरकार की बसों को लगा दिया गया था भीड़ होने के लिए। लेकिन इस बीच राहुल गांधी को देखने के लिए भीड़, तेजस्वी यादव और लालू यादव के समर्थन में भीड़, क्या यही भीड़ जो बिन बुलाए आई है, जिसे पैसे देकर नहीं बुलाया गया, ये भीड़ परेशान कर रही थी बीजेपी को कि पूरी तरह से विपक्ष को खिन्न भिन्न करने की जोर आजमाइश हो रही है। पूरी तरह से हर राज्य में विपक्ष को तोड़ने की, हर कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल तो लगभग जेल जाने को, एक तरह से ऐसा लग रहा था कि जेल जाने ही वाले, कभी भी जेल जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि इतना तोड़फोड़ जो महाराष्ट्र में बीजेपी ने की, जो बिहार में बीजेपी ने की, उससे उसको हासिल क्या होने वाला है? प्रशांत किशोर, जी हाँ, देश के राजनीति के बहुत गहरे जानकार, कई पार्टियों को इन्होंने सत्ता में पहुंचाया। बीजेपी के साथ ही एक्चुअली में अपने पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर करियर की शुरुआत की। मोदी, जी हाँ, पीएम मोदी का 2014 का चुनाव, जिसमें चाय पर चर्चा एक प्रोग्राम था ना, कहते हैं कि प्रशांत किशोर के दिमाग की उपज है। बीजेपी में आगे उनकी बन नहीं पाई क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे बड़े आला कमान के जो खास लोग हैं वो प्रशांत किशोर से पीएम मोदी की बढ़ती करीबियों को लेकर इनसिक्योर हो गए थे, इसीलिए प्रशांत किशोर को बीजेपी से आगे बढ़ना पड़ा। दोस्तों, वही प्रशांत किशोर आज बिहार में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। बिहार से ही आते हैं प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार को भी चुनाव जितवा चुके हैं, उनके भी खास रह चुके हैं। उन्होंने भी अभी भविष्यवाणी की है कि मैं लिख कर देता हूं, अगर मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा, कि जो गठबंधन बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ बिहार में किया है अब लोकसभा चुनाव के लिए, उसकी जरूरत नहीं थी बीजेपी को। ये एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा। और ये भी नीतीश कुमार के ऊपर, पलटू राम के ऊपर प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी कर दी थी कि नीतीश कुमार बिहार में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो चाहे वो आरजेडी के साथ फिर से चले जाएं चुनाव लड़ने के लिए, फिर से पलटी मार ले, या बीजेपी के साथ रहें, उनकी पार्टी को 20 से ऊपर सीटें नहीं मिलनी। यानी कि नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य तो लगभग उनको खत्म करने का ऐलान करने की भविष्यवाणी पीके ने कर दी, बल्कि ये भी कह दिया कि एनडीए को नीतीश कुमार की जरूरत ही नहीं थी। अब पीके के पास अगर ऐसी पॉलिटिकल डेटा है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी के पास ऐसा कोई डेटा ना हो, ऐसे एनालिस्ट ना हो। उनके पास तो फौज है ऐसे एनालिस्ट की जो हर दिन बस डेटा ही खंगालते रहते हैं, इसका समीकरण उसके साथ, इसका समीकरण उसके साथ, चलती फिरती एक ऐसी पार्टी है बीजेपी जो साल के 365 दिन चुनावी मूड में रहती है। तो क्या ऐसे एनालिस्ट बीजेपी के पास नहीं थे जिन्होंने उनको चेताया हो कि नीतीश कुमार को अपने खेमे में लेने का कोई खास फायदा नहीं होने वाला? लेकिन बीजेपी किसी भी हाल में रिस्क लेने को तैयार नहीं थी। वो बीजेपी जो अभी कुछ दिन पहले मंदिर की लहर पर सवार होकर इतनी आश्वस्त दिख रही थी, देखिए यहाँ आते आते, अभी महीना भी नहीं हुआ है प्राण प्रतिष्ठा को, यहाँ पर आते आते वो इतनी असहाय, इतनी बेबस दिखाई दे रही है कि या तो उसको अलग अलग पार्टियों को तोड़ना पड़ रहा है, या विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करने की ओर अग्रसर है, या फिर एक ऐसे शख्स को बोझ की तरह अपने कंधों पर लाद रही है जिसका राजनीतिक भविष्य कुछ नहीं है, ये खुद बीजेपी भी जानती है। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि संजय राउत जो बोल रहे हैं कि 400 छोड़िए 200 के लाले पड़ जाएंगे बीजेपी को, वो पूरी तरह से दरकिनार कैसे किया जाए? दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या वाकई में संजय राउत की बोली हुई बात में दम है कि 400 छोड़िए 200 के भी लाले पड़ सकते हैं
बीजेपी को, साहेब को यही बात परेशान कर रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप मेरे चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं, जिसकी मुझे इस वक्त सख्त जरूरत है। जो थैंक्स का ऑप्शन है ये बहुत ही आसान ऑप्शन है, ये हर वीडियो में आपको ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा ज्वाइन एक ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं और हर महीने कुछ अपनी तरफ से जो भी आप अनुदान देना चाहें, उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, उसे चुन सकते हैं।